टीबी जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रदेश में टॉप पे रहा है। जहाँ तक मेरी सफलता चाहूँगा कि मैंने 100 पे 100 नंबर उसमें पाए थे। कम पढ़ने वाले लड़कों में रहा केवल और केवल मेरे रात में 12 बजे से 4 बजे तक भरना ही नहीं था। अगर तुमको अभी से हार मान ली तो फॉर्म क्यों डाले थे फिर? विराट कोहली के बारे में क्या कहें? डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहें? टीम को आगे लेकर करना है। आप नींद से उठेंगे और एक लाइन लिख के फिर सो जाएगी। एक मुट्ठी रोशनी दे धूप के बागान से, एक मुट्ठी। भारत देश में हमारा सिवनी जिला 5वें रैंक पे कक्षा 3 पे रहा है, 7वें नंबर पे कक्षा 6 पे रहा है और 24वें नंबर पे कक्षा 9 पे रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विद्यालय सर्वोदय में। आइए शुरुआत करते हैं एक नई सफर की ओर। यह सफर जो एक पतंग में बंधे मांगे की तरह है, जिसे हवा देकर ऊंचाइयों तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमान, हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक श्री डॉक्टर विनय मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात पूछूं, पर आपके चेहरे में इतनी चमक कहाँ से आती है? आप सभी की दुआओं का परिणाम है और ईमानदारी से जो भी काम करता है उसके चेहरे में ऐसी ही चमक है। महोदय, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? गांव के स्कूल से। मेरा एक गांव है, टीबी जिले का ही गांव है, वहीं से मेरी शिक्षा शुरू है। सर, उस समय पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल था? माहौल काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज की सिचुएशन में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। तो आज के परिदृश्य में अगर देखेंगे तो उतना अच्छा माहौल है। आज बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। आपकी प्रिय विषय क्या थी? मैथमेटिक्स, गणित रही। क्या हिंदी के विषय में आपका क्या विचार? हिंदी निश्चित रूप से मुझे प्रिय है और हिंदी का अध्ययन मैंने किया है, पर विद्यार्थी जीवन में मुझे गणित बहुत अच्छी लगी कि मैंने मुख्य विषय गणित लिया। सर, मुझे पता चला है कि आपका साहित्य में काफी रुझान है, तो आपके पसंदीदा कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सर, आप अपने घर में किस सदस्य से ज्यादा फ्रेंडली हैं और क्यों? अपनी माँ से, इसलिए कि उनसे अपने दिल की हर बात में साझा कर सकता हूँ और सभी तरह की बातें कर सकता हूँ। सर, आपने पहली बार कब पढ़ाना शुरू किया था और आप किनसे इंस्पायर हुए? सन 1995 में मैंने शिक्षक के रूप में पदस्थापना पाई और शासकीय हाई स्कूल पथरौला मेरा पहला स्कूल रहा है। वहाँ मैंने कक्षा 10वीं के बच्चों को पढ़ाओ। सर, आप इंस्पायर किससे हुए? आपका मतलब बच्चों से है या किसी और टीचर से है, किससे है? किसी महान व्यक्ति से या किसी टीचर से? मेरे टीचर हुआ करते थे, नाम मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो मेरे प्रेरणा स्रोत में है। सर, आप सोशल मीडिया को प्रतिदिन कितना समय देते हैं? सोशल मीडिया को लगभग जब से मैं जगता हूँ और जब तक सो नहीं जाता हूँ तो सोशल मीडिया में ही मतलब हम लोगों को जुड़ना पड़ता है। महोदय, आप विभिन्न पदों पर रही हैं, जैसे शिक्षक, बीआरसी एवं डीपीसी सरकारी को संभाला है। तो विभिन्न पदों पर रहते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? इन पदों पर रहते हुए किस किस प्रकार के लोग आपके संपर्क पर आए और उनके साथ कार्य करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा? ये सभी चुनौतियां होती हैं शासकीय जीवन में। जब भी आप बड़े पदों के होते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, चुनौतियां भी बढ़ती हैं और हर दिवस एक नई चुनौती सामने रहती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को अपडेट रखना होता है और एक एनर्जी और एक पॉजिटिविटी के साथ हर सुबह जब हम जगते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ हमको ऐसा लगे कि हमारा ये दिन जो है वो एकदम नया है और नई एनर्जी के साथ हमें काम करना है।
तो ये चीजें अगर आपके लाइफ में होंगी तो आपको भी हमेशा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप काव्य लेखन के लिए कैसे समय निकालते हैं? काव्य लेखन के लिए अलग से कोई समय निकालने की जरूरत नहीं होती। जहां तक मेरा मानना है, कविता कभी भी हो जाती है, इसलिए अलग से समय की जरूरत नहीं। अगर आप समय लेके बैठेंगे कि हमको काव्य लेखन करना है, तो जरूरी नहीं है कि काव्य लेखन हो पाए। इसके लिए भाव आते हैं और वो आधी रात का समय भी हो सकता है। आप नींद से उठेंगे और एक लाइन लिख के फिर सो जाएंगे। इस तरह का काव्य लेखन होता है, मेरा एक्सपीरियंस। सर, आपकी नजरों में सफलता का क्या अर्थ है? सफलता का सीधा और सपाट अर्थ है कि अगर आप किसी चेहरे पे मुस्कान लाने में सफल हो गए हैं तो भी आपकी। महोदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जैसा कि एमपी बोर्ड एनसीईआरटी को लेकर चलता है कि एनसीईआरटी वाले विद्यार्थी अच्छे हैं। नई शिक्षा नीति के बाद आप दोनों में तुलनात्मक रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं? एनसीईआरटी का सिलेबस निश्चित रूप से अच्छा है और लगभग एनसीईआरटी का सिलेबस ही अडॉप्ट किया गया। तो एनसीईआरटी को पूरे देश ने स्वीकार किया है और वही सिलेबस हर जगह चल रहा है और नो डाउट अच्छा सिलेबस। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और परंपरागत शिक्षा में आप कहाँ तक सही मानते हैं और कैसे? डिजिटल एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है, उसमें बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से, आईसीटी लैब के माध्यम से, इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से बहुत ऐसा एडवांस एक टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन की को जोड़ा गया है। दूर बैठा एक टीचर अपने जो लेसन बनाता है, उस लेसन को यहाँ पे उस ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है और उससे बड़े पैमाने के बच्चे जो है अपनी जगह पे बैठ के और शिक्षा ग्रहण करते। अभी तक हम एक प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहे थे। अब मैं आपके व्यक्तिगत जीवन से रूबरू होना चाहूंगी, जिन्हें हम कवि प्रांजल के रूप में जानते हैं। मैं चाहूंगी कि चलते चलते दो पंक्तियां हमारे दर्शकों को भेंट कर दें। ओके, मैं आपने जैसा कहा दो पंक्तियां ही मैं रखूंगा, क्योंकि आज मेरा गला सही साथ नहीं दे रहा है। तो मैंने मेरी टाइटल पंक्तियां हैं, ये मैंने अपने फेसबुक के पेज पे लगा रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक मुट्ठी रोशनी दे धूप के बागान से, एक मुट्ठी रोशनी दे धूप के बागान से, बस यही आराधना है दीप की दिनमान से, बस यही आराधना है दीप की दिनमान। सीधी जिले के शिक्षा की वर्तमान स्थिति को आप किस तरह देखते हैं? बीते कुछ वर्षों में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं? सीधी जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जितने भी यहाँ पे स्कूल हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, चमकते हुए स्कूल आपको दिखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात कर लें तो दूसरा एकेडमिक पोर्शन है, उसमें परख जो एक शैक्षिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण होता है 2024 में हुआ था, उसमें सीधी जिला मध्य प्रदेश में टॉप पे रहा है, कक्षा 3 में भी, 6 में भी और 9 में भी। और अगर पूरे देश की बात करें उसमें सभी जिलों की एक रैंकिंग जारी हुई तो कक्षा 3 में सीधी जिला 5वें लेवल पे रहा है। पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत देश में हमारा सीधी जिला 5वें रैंक पे कक्षा 3 पे रहा है, 7वें नंबर पे कक्षा 6 पे रहा है और 24वें नंबर पे कक्षा 9 पे रहा है। तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे बड़ा सर्वेक्षण, शैक्षिक सर्वेक्षण भारत में नहीं होता है और उस सर्वेक्षण में हमारा सीधी जिला बहुत अच्छा। ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती आज क्या है और उसे दूर करने के लिए विभाग का क्या प्रयास कर रहा हो? जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसमें बच्चों की उपस्थिति सबसे बड़ी चुनौती। हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, अधोसंरचना की कमी नहीं है, हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है। अगर कहीं कमी मुझे निकल के आ रही है तो बच्चों की उपस्थिति को लेकर आ रही है और उसके लिए हम लगातार प्रयास। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास के संदर्भ में सीधी जिले की तैयारियां किस स्तर पर हैं?
हमारे पूरे जिले में अगर मैं बात करूं तो 14 पीएम श्री स्कूल हैं, 10 सीएम राय जिसको अब सांदीपनी स्कूल कहा जा रहा है। ये 14 और 10 ये जो स्कूल हैं, ये एक बिल्कुल एडवांस स्कूल हैं। इसमें इंटरैक्टिव पैनल, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब की पूरी व्यवस्था है। 100 150 के आसपास इनमें कंप्यूटर की व्यवस्था है और पूरे डिजिटाइजेशन के साथ में यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? बहुत अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं। टर्निंग पॉइंट तो कई सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर टर्निंग पॉइंट मैं कहूँ तो एक गणित का विद्यार्थी होकर अगर साहित्य से जुड़ रहा है तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि कही जाएगी। और मैं किसी भी सभा में अगर बैठता हूँ, कहीं बैठता हूँ, तो साहित्य की अगर बात होती है तो भी मुझे स्थान उसमें मिलता है। शिक्षक, अच्छे शिक्षक के रूप में अगर कहीं बात होती है तो वहाँ भी मुझे जगह मिलती है। तो ये मेरे जीवन की एक उपलब्धि कही जाएगी और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली। धन्यवाद सर, आप आए और आपने मेरे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार वी दर्शकों को नमो नमः। आज हम एक ऐसे राही से भेंट करने जा रहे हैं जो अपने राह में सदैव एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए कोई भी मंजिल हो उसमें केवल मंजिल को प्राप्त करने बस का मापदंड नहीं रखते, बल्कि उस मंजिल को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के प्राप्त करने की सदैव चाहत लेकर के और आगे आते हैं। और खुशी इस बात में होती है कि वो सफल भी होते हैं, और केवल सफल ही नहीं होते बल्कि सफलता के वो पदचिन्ह छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं जिन्हें देख करके हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के और उनसे प्रेरित होकर के उनके पीछे पीछे कदम ताल करने का तो प्रयास नहीं कर सकते, पर पद चिन्हों पर चलने का प्रयास जरूर करते हैं। और सौभाग्य की बात यह भी होती है कि उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। कोई भी आयाम हो, कोई भी विषय हो, कोई भी बात हो, अपने बेबाकी से सभी विषयों को स्पर्श करते हुए और जवाब देने की काबिलियत रखने वाले एक अद्भुत हमारे प्रेरणा स्रोत और एक अद्भुत काव्य सर्जक, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी और हम सब के मार्गदर्शक। बहुत अच्छी बात कही अभी एक बालिका ने कि जिनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश के समान होता है। जी हाँ, आज आपके सर्वोदय चैनल पर उपस्थित है हमारे सीधी जिले के डीपीसी महोदय डॉक्टर विनय मिश्र जी, और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको सादर नमस्कार भी भेंट करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो ये हमने एक छोटी सी पहल प्रारंभ की है और जिस उद्देश्य से प्रारंभ की है उसमें हम आपके मार्गदर्शन की भूमिका महत्वपूर्ण समझते हैं। प्रारंभ करते हैं एक जीवन के उस आयाम से जहां से आपका जीवन प्रारंभ होता है। उस दौरान शायद वह अंचल, वह क्षेत्र उन परिस्थितियों को नहीं जानता था जो आज वर्तमान में छात्रों को मिलती, लेकिन उस दौरान भी इतनी अथक परिश्रम, इतनी अच्छी मेहनत और फिर इस तरीके से सफल होना, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो रहा होगा जीवन में जो आपकी सफलता को आगे लेकर के आया। कुछ ना कुछ मूल उद्देश्य बचपन से रहा होगा, कुछ ऐसी बातें जो हम सबको प्रदर्शित करें। बिल्कुल, हर जीवन की सफलता के पीछे कोई न कोई एक शख्सियत होती है। मेरे विद्यार्थी जीवन में कुछ ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़े। उन्होंने मुझे इस तरह से तैयार किया, बताया, समझाया, पढ़ाई का महत्व बताया। तो वह जगने से लेकर रात में सोने तक के बीच की सारी दिनचर्या को उन्होंने तय किया। और अच्छी बात ये रही, ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उन निर्देशों का हमने पालन किया और वही मेरी सफलता का एक प्रारंभिक क्षण था। वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया और
धीरे धीरे चल के सारी चीज़ों को समझता गया और आज यहाँ आपके बीच में। अच्छा, जब पढ़ने का क्रम प्रारंभ हुआ रहा होगा तो चुनौतियां तो बहुत रही ही होगी, लेकिन कुछ अनुशासन का भी महत्व जरूर रहता है जो विद्यार्थी जीवन में हम सबको अग्रणी बनाता है। उसमें किस प्रकार से कार्य करना उचित होता है और किस प्रकार से आपने कार्य किया? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं कक्षा 6ठी का विद्यार्थी था और मेरे स्कूल में प्रायः उस समय थे जैसे कोई एक लेसन दे दिया जाता था बच्चों को, कल ये सभी लोग याद करके आए, ये सभी बच्चे याद करके आए करके पूछा गया। तो मेरे जो टीचर हुआ करते थे वो मुझसे कभी उन्होंने पूछा नहीं कि आपने याद किया क्यों। उनको ये भरोसा होता था कि ये जरूर याद करके आया और वो मुझे खड़ा कर देते थे कि आप सारे बच्चों से पूछ के मुझे बता देना कि किसने याद किया, किसने याद नहीं किया। और वो एक जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पे डाल दी गई थी कक्षा 6ठी के एक विद्यार्थी के कंधे पे, शायद वो जो संस्कार थे उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि अगर हमारे महोदय को ये विश्वास है इसने जरूर इसको याद होगा, इसको इससे पूछने की जरूरत नहीं, तो उसको मैंने बखूबी नहीं पाया। और कभी भी अगर वो बाय चांस पूछ भी लेते थे तो कभी ऐसा उनके भरोसे में कहीं भी नहीं हुआ कि मुझसे याद नहीं होगा। वो एक जिम्मेदारी जो कंधों पे डाली गई थी वो शायद मेरे लिए मील का पत्थर, और उसको मैंने बखूबी समझा, उसको अडॉप्ट किया। जिम्मेदारी से एक प्रश्न मेरे मन में कौतूहल कर रहा है। इस प्रकार से आज वर्तमान की शिक्षा और शिक्षक का परिदृश्य बनता जा रहा। कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक टेक्नोलॉजी और एआई के इस युग में अपने आप को एडवांस रूप में पा रहे हैं और जो शिक्षक है वो भी अपने आप को अपडेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस एआई के युग में आगे निकलने का प्रयास करते हैं। तो इस दौर में शिक्षक को कैसी शिक्षा व्यवस्था पर काम करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए कि हम विद्यार्थियों के इस एआई के युग में हम उनको बेहतर से भी बेहतर शिक्षा दे सकें। ये तमाम शिक्षकों का एक मन में एक प्रश्न रहता है, इस टेक्नोलॉजी के युग में किस प्रकार से हम अपने आप को बेहतर कर सकें कि बच्चों के सामने हम कहीं पर कोई भी उनका डाउट है तो उसको क्लियर कर सकें। इसी जमाने में जो साक्षरता है उस पर ध्यान दिया जाता था। अगर कोई बंदा चिट्ठी को पढ़ नहीं पा रहा है या कुछ लिख नहीं पा रहा है तो वो असाक्षर है, ऐसा माना जाता था। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में अगर उसको जो हमारा एआई की आपने बात की, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की, अगर वो उससे वो फ्रेंडली नहीं है तो उसको असाक्षर माना जाता है। ऐसा परिवर्तन हुआ है और बहुत जल्दी 10, 15, 20 साल के अंदर में ये परिवर्तन हुआ। तो ये बड़ी चुनौती है कि हमारे टीचर्स के लिए कैसे बच्चों के स्तर तक जाकर उनको कुछ गाइड कर पाए। वो पहले उसको अपने आप को तैयार करना होगा और तब जाके, क्योंकि बच्चे इतने एडवांस हैं आज की डेट में कि वो खासतौर से जो नई टेक्नोलॉजी है उससे बहुत जल्दी मामूली हो जाते हैं। तो उनको गाइड करने के लिए टीचर को निश्चित रूप से उस स्तर की तैयारी करनी होगी और उसके लिए मुझे लगता है कि शासन स्तर से काफ़ी स्कीम चल रही हैं, जो ट्रेनिंग सेशन है वो चल रहे हैं लगातार, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स भी आ रहे हैं। तो उसको लेकर के हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि उन सारी चीज़ों को लेकर हम अपनी तैयारी इस स्तर पर रखें कि हमें बच्चों के लिए हमारा जो गाइडेंस है वो हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहे। ये हमको देखने की जरूरत। और इसी में यदि मैं जोड़ूं जो एआई का युग है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक के जो समूह है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने संस्कृति को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं और इस संस्कृति में संस्कृत का यदि मेल हो और एआई का उसमें सदुपयोग हो तो शायद बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि संस्कृति और संस्कृति को एआई ने पीछे कर दिया है। इसकी यदि समसामयिकी में बात करें तो लगभग मूल वजह क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो नई तकनीक आ रही है वो हमारी संस्कृत जो भाषा है उसको पीछे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि वहाँ से निकल के नहीं आ रही।
अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में पहला ऐसा स्टेट है जिसने संस्कृत में या हिंदी में कहिए, संस्कृत तो ठीक है, हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट। संस्कृत में भी एक काम चल रहा है कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उसमें भी संस्कृत भाषा का उपयोग हो रहा है। तो ये एक सुखद खबर है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, भारत जगत गुरु रहा है और भारत की जो संस्कृति है और उससे जुड़ी हुई संस्कृत भाषा है, दोनों चीजें जो विरासत में मिली है उसको हमको आगे लेके जाना होगा। ये भी एक चुनौती के रूप में हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर संस्कृत भाषा को साथ में हम लेके नहीं चल रहे हैं तो हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती रहेगी, और उस संस्कृति को हमको जीवंत बनाना और साथ ही आगे लेके जाना और समसामयिक बना के रखना, ये हमारे लिए चुनौती है और निश्चित रूप से इसको हमको आगे लेके जाना ही होगा। अब हमारी गरिमा नहीं थी। निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकता भी है। एआई के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखें। क्या कोई ऐसी घटना याद आती है बाल्यावस्था की जहाँ पर घर में माता जी से खूब डांट पड़ी? बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। हम लोग तो मतलब डांट खाते खाते आगे बढ़े हैं और डांट खाने की आदत सी हो गई है, ऐसा मान के चलिए। डांट अगर नहीं मिलती घर से, माता पिता से, तो अच्छा नहीं लगता। तो डांट के साथ में एक सीख का जो पहलू है उसे नहीं भूलना चाहिए। डांट कोई बड़ी बात नहीं है। डांट अगर गलती आपने किया है तो डांट से आपको सीख है, केवल डांट सुन के आगे बढ़ जाना ठीक नहीं। डांट के पीछे की जो एक कहानी है, जो एक परिदृश्य है, वो आदमी को इंसान बनाता है। तो वो चीज हमको साथ में लेके चलें। निश्चित रूप से यदि मैं एक विभुत काव्य सर्जक की बात करूं तो उसमें हमारे बिंध में आपका नाम रोमन रूप से बहुत अग्रणी है और हम सबके भी एक ये अच्छा विषय होता है कि कभी कभी सुनने को मिल जाता है आपकी वाणी के माध्यम से। आपने जो भी काव्य सर्जन किया है और करते रहते हैं, मैं इसमें जब देख रहा था तो ये समझ में आया कि आपकी ये यात्रा लगभग बहुत पुराने दिनों से चल रही है और मैं ये कहूँ कि मझौली से चल रही है या कि उसके पूर्व भी चल रही है। तो उसमें लगभग ये प्रारंभ कब से हुई और किस परिस्थिति से हुई? क्या ऐसा मोड़ आया, क्या ऐसी क्रियाविधि हुई कि वहां से मन आया कि नहीं चलो कुछ लिखते हैं? कक्षा 8वीं से मैंने लेखन शुरू किया है। मेरी पहली कविता कक्षा 8वीं में ही, विद्यार्थी जीवन। और हुआ यूं कि हमारे एक हिंदी के टीचर थे, उस समय हिंदी पढ़ाया करते थे। वो इस तरह का सिचुएशन बना के जाते थे शाम को, ये एक परिदृश्य आपके सामने है, आप 4 लाइन ही लिखो, लेकिन कल सुबह लिख के मुझे बताना। ऐसी ऐसी थीम है, इस पे आपको 2 लाइन लिख के रखना है। तो वो सारी चीजें बता के और होमवर्क टाइप पर दे के जाते थे कि इस पर आपको 2 लाइन अपनी लिखना है। और वहीं से काव्य यात्रा मेरी शुरू। अद्भुत है काव्य यात्रा। अब मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी कुछ दिनों से हुआ है, लेकिन वास्तव में बहुत दिनों से काव्य यात्रा आपकी संचालित है। यदि मैं अभी वर्तमान की इसी यात्रा के बारे में बात करूं तो लगभग ये कौन सी पुस्तक का लेखन चल रहा है और हम लोगों को कब तक इसके रूबरू होने का अवसर मिले? 2026 में मिल जाएगी। 2026 पर अपन काम कर रहे हैं, अभी चल रहा है काम। 2026 में आपके हाथ में। और अभी तक लगभग कितने काव्य लेख हो चुके हैं? कविताएं तो बहुत सारी हैं, लगभग 4-5 पुस्तकों के बराबर का काव्य लेखन हो चुका है। कहानियां भी एक समय मैं काफी लिखता था, 20-20 कहानियां भी हमारे पास अभी रखी होंगी पांडुलिपि में। और कुछ गद्य लेखन भी हमारे थे, संस्मरण थे। तरह से मतलब गद्य में भी हमने कुछ किया है और काव्य लेखन तो अपना चलेगा। तो वर्तमान में विद्यार्थी मुझे कभी कभी फोन करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगभग विद्यालय जीवन से ऊपर उठ करके और महाविद्यालयीन जीवन में जा चुके हैं। लेकिन जो आपने अभी एक सेगमेंट कहा कि मेरे शिक्षक के द्वारा हमेशा होमवर्क दे दिया जाता था। पुरातन समय में यदि हम बात करें, पुरातन तो नहीं कहेंगे, लगभग 4-6 वर्ष पहले की बात करूं तो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो लिखने का कार्य करते थे
उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि मुझे लिखना है और लिखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी वो अपनी रचनाओं का एक कहीं न कहीं स्टेज भी ढूँढ रहे हैं और उस तरीके का अभी उभार नहीं हो पाया है। तो सफलता और असफलता में इस रचना के क्षेत्र में किस प्रकार से विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए? और क्या ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को लेखन में अधिक रुचि लगाने की ज़रूरत है? भले एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है कि आप एक शब्द बोल दो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती। लेकिन जो लेखन की प्रक्रिया है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को एक व्यक्तित्व का निखार करने के लिए आवश्यक होती है। तो उसमें क्या उपयुक्त होगा विद्यार्थियों के लिए कि वो लेखन की क्रिया को आगे बढ़ा सकें? देखिए, लगातार सोचते रहना है, गहराई तक जाना है। आप समंदर के नीचे आप जाएँगे, जितना नीचे जाएँगे आपको नई अनुभूति मिलेगी और फिर हीरे जवाहरात और अन्य तरह के चीज़ें, कीमती चीज़ें आपको हाथ लगेंगी निश्चित रूप से। आप कहाँ तक जा पाते हैं और कितना वहाँ से खगाल के निकाल पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप एक निरंतरता होनी चाहिए। काव्य लेखन में मुझे लगता है कि कुछ पार्ट टाइम का जॉब नहीं, आपको निरंतर उसमें लगे रहना है। जब आपके अंदर भाव आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ स्थिर हो जाना है और उन भावों को कहीं संजो के रखना है। क्योंकि एक भाव अगर आपने मिस कर दिया, तो दोबारा वो भाव नहीं आता। तो निरंतरता बेहद ज़रूरी है और गंभीरता ज़रूरी है और साथ में जो भी भाव आए, उसके लिए आपके पास शब्द भी होने चाहिए। हमारा जो साहित्य का व्याकरण है, जो शब्दकोश है, वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम किस भाव को जमीन पर उतार रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं, उकेर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। और फिर अगर छंदबद्ध कविताएं आप लिख रहे हैं, तो छंदों का निर्वाह भी जरूरी है, वहां भी हमको सोचना पड़ेगा। छंद मुक्त है तो वहां आप स्वतंत्र होते हैं। तो एक साधना है ये, और पार्ट टाइम जॉब नहीं। जैसा मैंने कहा, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो भावों के आपको डूबना है और वहां से कुछ ना कुछ सीखना। ये उसकी प्रक्रिया है। जब कोई रचनाकार एक अपने प्रारंभिक शैशवावस्था में होता है, उस दौरान उसे छंदों की या मात्राओं की या व्याकरण की उतनी समझ नहीं होती है, या ये कहें कि वो परिपूर्ण नहीं होता है। उस दौरान भी क्या ऐसी कोई टेक्निक या कोई ऐसी विधि है जो विद्यार्थी पालन करके और अपने रचना संसार को बेहतर कर सकता है? रचना जरूरी नहीं है कि आप छंदबद्ध ही करें। मैंने यही कहा, आप लिखना शुरू करिए। अब आपके अंदर अगर भाव आ रहा है, देखिए सृजन किसको कहते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। सृजन के दो ही आयाम जहां तक मैं अभी तक समझा, अब ये है कि कोई ऐसी बात जो अभी तक अनकही हो, किसी ने उस बात को ना कहा हो, वो सर्जना कही जाएगी। दूसरा, अगर कही हुई बातें हैं, तो कम से कम आपकी शैली नहीं, आपके कहने का तरीका आपका, तो उसको हम सृजन की श्रेणी में। तो दो चीजें इसमें आप अपने को देखना है। कोई भी भाव आ रहा है, अगर वो पहले से कहा हुआ है, तो आप उसमें इतना नवाचार तो कर दीजिए कि शैली के लिए आपको लोग जाने। तो कहने का तरीका आपका होना चाहिए। देखिए, व्याकरण की जो बात है, छंदों की जो बात है, वो बाद में धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। उसके लिए अलग से फट करने की जरूरत नहीं जाएगी। आपको तो पहले भावों को कागज में लिखना है, कैसे भी टूटे फूटे शब्दों में लिखिए। अगर लिखना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे करके वो अगली प्रक्रिया आगे चल के इसमें अपने जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ेंगे, वो चीजें अपने आप आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, वर्तमान में परीक्षा का भी समय है और मैंने प्रारंभ में ही बताया, एक परीक्षार्थी के रूप में जब मैं आपको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, दौरान मैं ये पाता हूँ कि लगभग अग्रणी श्रेणी में कहीं पर भी मैं देखूंगा प्रथम स्थान पर आपका नाम जरूर रहता है। तो क्योंकि परीक्षा का समय भी नजदीक आ रहा है, फरवरी माह परीक्षा का माह होने जा रहा है, तो इस दौरान परीक्षार्थियों के लिए क्या ऐसा कार्य उपयुक्त करना चाहिए जिससे कि वो आपसी ही तरह अपने क्षेत्र में अग्रणी रूप, प्रथम स्थान के रूप में अपने आप को लाने का काम कर सके? मैं विशेष रूप से ये जोड़ना चाहूंगा इसमें कि
नियमितता और निरंतरता। मैं ये नहीं कहता कि आप 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ें। आप 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से पढ़िए। अगर आप नियमितता का पालन आप कर लेते हैं, तो आपके लिए 8 घंटे भी बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ने वाला ही टॉप कर सकता है। जरूरी नहीं, कर ले अलग बात है, उसके है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही टॉप करेगा। 6 घंटे पढ़ने वाला भी बढ़िया टॉप कर सकता है, बशर्ते कि उसको नियमित रूप से उसका पालन करना। जहाँ तक मेरी सफलता की बात है, तो मैं तो बहुत कम पढ़ने वाले लड़कों में रहा हूँ। मेरे पढ़ने का बस वही, अगर 2 घंटे ही पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया मेरा ये, और बाकी चीजें भी मैं बराबर करता था। खेलकूद में भी थोड़ा बहुत था, जो भी था मतलब समय वहां भी देता था। बाकी चीजों में, बाकी शौक जो थे उसमें भी मेरा समय जाता था। पढ़ाई करने का, कॉलेज लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो मैं केवल और केवल रात में 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ता था। उसके अलावा मैं पढ़ता ही नहीं था। तो मैं सबके लिए नहीं कहना चाहूंगा कि सबके लिए आदर्श है, तो अपने हिसाब से पढ़ें, लेकिन मेरी स्टाइल ये थी कि मैं रात में 12 बजे के बाद 4 बजे तक ही पढ़ता था, और 4 घंटे ही पढ़ता था। तो अब इन सर्विस जो हमारे कंपटीशंस हुए हैं, बहुत सारे कंपटीशन हमने दिए। मुझे याद आता है 2006-7 में एक्सीलेंस स्कूल के लिए टीचर्स का एक रिक्रूटमेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल, और मुझौली एक्सीलेंस में मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट थी, और मुझे लगता है 4 लोग उसमें कैंडिडेट थे, चारों लर्न टीचर थे। और उसमें मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था, एक पोस्ट है और तो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा, तो मेरा होगा कि नहीं होगा, बड़ी बेइज्जती होगी, इस तरह से मैं नर्वस हो रहा। अरे पिताजी ने कहा फिर तो तुमको भरना ही नहीं था, अगर तुमको अभी से हार मान ली तो फॉर्म क्यों डाले थे, फिर फॉर्म निकाल लो अपना, मत देना परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे वहां से एकदम दूसरा एक चमकता हुआ तारा जैसा दिख गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर मैं उसको उस रास्ते पे जाने के लिए सोच लिया मैंने, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 100 पे 100 नंबर उसमें पाए थे, और चंद्रशेखर बोरकर जी उस समय सीओ थे, और सुखबीर सिंह साहब कलेक्टर थे। इन दोनों लोगों ने पेपर बनाए एक्सीलेंस स्कूल की ही, और 100 में 100 पाके मेरा फर्स्ट उसमें आया था, और एक पोस्ट थी मेरी पूरी 2006 के बाद। तो ये पहला मेरा था। इसके बाद जितने भी कॉम्पिटिशन हुए, बाकी तो आपको सब पता है, ये मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि हो सकता है। बाकी इधर जो भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स मैंने दिए, तो आप सब लोगों की दुआ से, ईश्वर की कृपा, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक छोटे गांव का विद्यार्थी और छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, या सीधी जैसे ये गाँव, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, और सफलता भी। निश्चित रूप से हम लोग जब बात करते हैं आपकी, तो कहीं न कहीं सिर गर्व के ऊंचा हो जाता है, और सीना चौड़ा करके बात करते हैं कि सर का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है, और बच्चे भी आपको अनुसरित करते हैं। अभी बात करो, आपकी चर्चा करो, तो जरूर इस बात को मैं रखता हूँ, और बच्चे भी मिलना चाहते हैं हमेशा, और देखना चाहते हैं कि वो शख्सियत कैसी रहती। लेकिन इसमें जिक्र आया पिताजी का। वर्तमान के इस परिदृश्य में शरीर देखा जाए, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ठीक है, टीचर को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, बच्चे को और स्किल प्रोवाइड कराने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पेरेंटिंग भी कहीं ना कहीं एक समस्या आ रही है, उसको भी बेहतर से भी बेहतरीन बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से पेरेंटिंग एक बड़ा मुद्दा है। स्कूल में टीचर कितना भी अच्छा कर लेगा, उतना भी कोशिश कर लेगा, लेकिन अगर घर में बच्चा सिंसियर नहीं होगा चीज़ों के प्रति, उसके हाव भाव, उसके समय कहाँ बीत रहे हैं, किस तरह की उसकी हॉबीज चल रही हैं, अगर ये पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चा भटक जाएगा और दिग्भ्रमित हो जाएगा। तो जो हमारी आइडियल पेरेंटिंग है, उसका अभाव हमारे ज़िले में खास तौर से है, क्योंकि अगर आइडियल पेरेंटिंग दे दी जाए तो सारे बच्चे निखर के आ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा अगर शिक्षा में ऊपर आ रहा है वही सब कुछ है। कोई स्पोर्ट्स में जा सकता है, कोई कल्चरल में जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है। तो सभी के पास संभावनाएं अनंत हैं, अपनी अलग अलग प्रतिभा है, लेकिन उसको निखारने के लिए हमें
स्कूल के अलावा जो है घर का माहौल भी उसके लिए जिम्मेदार अंतिम में मैं कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछना चाहूँगा, यदि आपकी अनुमति हो, जो जिसे हम ये कहेंगे थोड़ा जल्दी आंसर या एक शब्द में उसका। पहला है जिसमें है आपकी कोई ऐसी मूवी जो आप देखना पसंद करते हैं, फेवरेट मूवी। अब ये सर काफी समय से तो मैं मुझे पता ही नहीं कौन सी मूवी हारी मेरे जमाने में जो फिल्म हुआ करती थी वही मुझे याद है। मैं कर्मा मुझे पसंद की जाती है। कर्मा मैंने कई बार देखा। बहुत सुंदर। और फेवरेट खेल। चेस मेरा फेवरेट गेम रहा है। वैसे क्रिकेट भी मैंने खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है, और चेस में मैं यूनिवर्सिटी की टीम में रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। विराट कोहली के बारे में क्या ख्याल? विराट कोहली निश्चित रूप से मतलब हमारे यूथ आइकॉन कह लीजिए आप। आज की डेट में कौन ऐसा बच्चा है जो विराट कोहली नहीं बनना चाहता। तो निश्चित रूप से उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी फिटनेस मतलब पर तो स्पेशली 37 वर्ष की उम्र में ही अब मतलब जो फिटनेस उनकी है वो हमारे सबके लिए एक प्रेरणा की बात है। तो विराट कोहली निश्चित रूप से क्रिकेट में एक चमकता सितारा है और काफी समय तक उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो याद किए जाएंगे और सभी के लिए आइडिया। टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था। अब ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर नहीं, पर मुझे लगता है कि खेलना चाहिए। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि अभी क्रिकेट बाकी है। और यदि मैं अभी क्रिकेट की वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है, उसमें क्या लगता है टीम मेंबर तो सारे ठीक है या किसी और को होना चाहिए था? संतुलित टीम होनी चाहिए, ये तो मैं कहूँगा। अब देखिए प्रदर्शन इसका कितना कहाँ तक हो पाता है, क्योंकि क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बंदा अगर टीम में होता तो जीता ही देता। ऐसा कहना क्रिकेट के लिए मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जो हमारे चयन करता है देख समझ के पिछली जो पिछला उनका परफॉर्मेंस रहा उसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन किया है, तो हम ये नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहें? मुझे कोई एक शब्द में अगर आप बात कहें, ऐसा तानाशाह जो पूरी दुनिया को तहस नहस करने पे तुला हुआ है, तो मेरी नज़र में तो मतलब ये ठीक नहीं है, ना तो राजनीतिक और ना दुनिया की शांति। चीन निश्चित रूप से इमर्जिंग कंट्री है और काफी पावरफुल भी है भी चीजें, लेकिन कुछ चीजों को लेके जो पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति उनका जो बिहेवियर है वो। अब अंतिम में मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी कुछ पंक्तियाँ आप पूरी पंक्ति तो मैंने चलिए 2 लाइन में सुना देता हूँ। एक अभी गजल मैंने लिखी थी छोटे बहर की, वही मैं आपको सुना देता हूँ। तो आंसू पर है वो। आंसू एक ऐसा शब्द है कि इसमें सुख भी शामिल है और दुख भी शामिल है। और कोई आदमी अति प्रसन्न होता है तो भी आंसू आता है, और दुखी होता है तो भी आंसू आता है। तो उस आंसू की एक परिभाषा को मैंने समझने की कोशिश की है। बस छोटी सी पंक्ति में सुनाया हूँ। छोटे बहर की एक गजल है कि ये प्यारे प्यारे आंसू हैं गम के मारे आंसू, ये प्यारे प्यारे आंसू हैं गम के मारे आंसू, कहने भर को पानी है, कहने भर को पानी है, कहने भर को पानी है, पर है अंगारे आंसू, पर है अंगारे
रे आंसू। धन्यवाद। चलते चलते मैं चाहूँगा कि आपका संदेश जो बच्चों के लिए संचालित है सर्वोदय चैनल, उसके बारे में आप मार्गदर्शन भी करें और हमारे दर्शकों को भी अपना संदेश देने का है। बहुत अच्छा प्रयास आपका है सर्वोदय स्कूल के नाम पे, और काफ़ी समय से ये जिले में, जिला मुख्यालय में आप जो स्कूल संचालित कर रहे हैं, उसका अच्छा मैसेज जा रहा है गाँवों के अंदर भी। और मुझे ये लग रहा है कि आप छोटे से स्थान में अपनी मेहनतों से वो मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर हैं जो सीधी के लिए एक नया उदाहरण है। और मुझे लगता है कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, वो निश्चित रूप से सीधी लोग इसका लाभ भी है। इस तरह से कीप इट अप, इसको लगातार करते रहें और मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी चर्चा हुई हमारे मार्गदर्शक और इस सीधी जिले के मुखिया, या ये कहें कि शिक्षा विभाग में अपना अग्रणी स्थान रखने वाले हम सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर विनय मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है एक बार हम फिर मिलेंगे नए कलेवर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।